हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं आपके अपकमिंग ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। अब ये शॉर्टकट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? शॉर्टकट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये बात 100% जानता हूं कि ज्यादातर आप में से वो बच्चे हैं जो लाइफ में पहली बार कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखने जा रहे हैं जो कि ओपन बुक है। अब ओपन बुक एग्जाम एक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह से आप अगर किसी आदिवासी व्यक्ति को जिसने जिंदगी में आज तक कभी आग या कोई हथियार ना देखा हो उसके हाथ में हथियार दे दें, अगर उसको उसका सही इस्तेमाल पता है तब तो वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो शायद अपना ही नुकसान कर बैठे। और ओपन बुक एग्जाम कुछ ऐसा ही है। तो ताकि आप एग्जाम के बाद रिग्रेट ना करें कि हमें ये पता होता तो हमारा एग्जाम और बेहतर चला जाता या हम इसको क्वालिफाई कर जाते, इसीलिए ये छोटे छोटे शॉर्टकट जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपके अपकमिंग ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। यहां पे क्या मैं केवल आपको एमसीक्यूज के बारे में बताने वाला हूं? जी नहीं, यहां मैं आपको बताने वाला हूं बेयर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में और एमसीक्यूज के बारे में कुछ ट्रिक्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर देंगे कि इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की फ्री पीडीएफ और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेशन में हम किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही है वो ये है कि सर हमने 5 साल बेयर एक्ट की शक्ल नहीं देखी। अब सडनली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, हम कैसे पता लगाएं कि बेयर एक्ट कौन सी खोलनी है? इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस बात को कैसे समझें कि हमें कौन सी बेयर एक्ट के कौन सी एड्रेस पे जाना है और सवाल वहां से मिलेगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट्स की और कुछ मिसलिनियस चीजें और हैं जो आपको आगे मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले मैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो कि है असर्शन और रीजन का। मुझे नहीं पता आपके एआईबी में ये सवाल कितने आएंगे, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 10 आए, हो सकता है 2 या 3 आए, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि असर्शन और रीजन सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक होता है अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करें और सही तरीके से अप्रोच करें। और इसीलिए अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो बड़ी आसानी से आप इसमें गारंटीड मार्क्स को इंश्योर कर सकते हैं। जितने असर्शन रीजन उतने मार्क्स इंश्योर्ड। अब ये कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते क्या है। तो बेसिकली आपने अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा कि एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसके पहले असर्शन लिखा होता है, उसके बाद लिखा होता है रीजन और इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस थोड़े वियर्ड होते हैं। पहला होता है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन होता है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके साथ ही साथ तीसरा होता है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। चौथा होता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। यही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं होते। हर असर्शन रीजन का ये सेम ऑप्शन होता है। अब बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है इसको ध्यान से समझिए। ऐसे सवालों में असर्शन जो होता है वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, रीजन अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट है। सबसे पहले दोनों को चेक करना है कि ये दोनों ट्रू है कि नहीं। और आखिर में जहां सब लोग गलती करते हैं वो ये है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, एक सिंपल ट्रिक है, यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप असर्शन को पढ़िए और उसके ऊपर टी लगाइए अगर वो ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो एफ लगाइए। उसके बाद रीजन को पढ़िए, वो ट्रू है तो उसके ऊपर टी लगाइए और अगर वो फॉल्स है तो उसके ऊपर फॉल्स लगाइए। जब आपको ये दोनों बातें पता चल गई कि वो ट्रू है या फॉल्स है तो आपको ये बात समझ में आ गई कि चलो अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है। अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू या फॉल्स आता है तो आपको सीधे ऑप्शन नंबर सी या डी की तरफ जाना है। ए या बी में तो कोई सवाल सही हो नहीं सकता। अब हम आते हैं, अगर ये दोनों सही हैं, अगर ये दोनों सही हैं तो हमें ये चेक करना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सर इसको एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मैं आपको एक असर्शन देता हूं। असर्शन ये है कि हमारे देश में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। ये असर्शन अपने आप में सही है। रीजन देता हूं, रीजन ये है कि सर हमारे देश में आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 से ज्यादा वाइड है। ये बात सच है, ये रीजन का स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, यानी दोनों में टी मार्क लग गया। लेकिन अगर हम ये जाएं और ये चेक करें कि क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं, 226 32 से ज्यादा वाइड है, इसका क्या लेना देना है आर्टिकल 32 की पावर से। इसका मतलब यहां पे हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ आएंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन ये जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर बी असर्शन रीजन के क्वेश्चन में क्लिक करेंगे। अगर ये रीजन एक्सप्लेन कर पाता तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करते। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फिर जाहिर सी बात है एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसके अलावा कोई पांचवा ऑप्शन कभी दे दिया गया तो अलग बात है, वरना पांचवा ऑप्शन कोई नहीं दिया जाता है। तो ये असर्शन रीजन की बड़ी बेसिक सी टिप जो आपको हमेशा मदद करेगी असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सही प्रूव करने में। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो आप लेके जाइए, आपके बड़े काम आएगी। वो ट्रिप है ये क्या है सर? अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि असर्शन किसी एक्ट के किसी एक चैप्टर की बात कर रहा है
और रीजन जो है किसी दूसरे चैप्टर का कॉपी पेस्टेड क्या है प्रोविजन है, तो वो कभी भी असर्शन रीजन मैच नहीं कर सकता। 99% वो मैच नहीं करेगा। अगर असर्शन जो है वो अरेस्ट से आया हुआ है और रीजन जो है वो एफआईआर से आया हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों आपको समझ नहीं आ रहे, तो नॉर्मल कोर्स में अगर तुक्का लगाना है तो आप हमेशा क्या लगाएंगे कि सर अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो रीजन कभी भी मैच नहीं करेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सर हम ये कैसे फिगर आउट करें कि कौन सी चीज कौन से बैराक से पूछी गई है। अब देखिए ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि ये जो तरीका है ना ये फिगर आउट करने का कि ये क्वेश्चन कौन से बैराक से पूछा गया है, ये प्योर नॉलेज की चीज है। ये बात आपको पता होगी तभी आप सही बैराक खोल पाएंगे, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे। और ये नॉलेज गेन करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस तो ये होगी कि आप अगर अपनी बैराक्स को एग्जाम जाने से पहले पलट के देख लें, उसके ओवरव्यूज को देख लें, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपको कौन से सवाल पे कौन सा बैराक खोलना है। और इसका दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि एक प्रीवियस ईयर एआईबी का पेपर उठाइए, पूरी बैराक्स को उठाइए और उस पूरे एआईबी के पेपर को बैराक के साथ देख के सॉल्व कर लीजिए। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने में कि आपको कौन सा बैराक उठाना है। लेकिन मान लो तुम इस वीडियो को अपने एआईबी के एग्जाम के 6 घंटे पहले देख रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात सुनो। सबसे पहले तुम आओ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, अगर उनसे जुड़ा हुआ सवाल है तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बैराक खुलेगी। जैसे कि आर्टिकल्स की बात के बारे में बात करी जाए तो आर्टिकल्स पूरे लॉ में केवल 2 जगह है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरा लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन खुलेगा। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट, सीएजी, यूनियन, स्टेट, कभी भी स्टेट की बात करी जाएगी, कभी भी बात करी जाएगी यूनियन की, गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की, कोई भी ऐसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, या कुछ बड़ी बातें पंचायत की, म्युनिसिपैलिटी की, तो हमेशा आपको बैराक कौन सी खोलनी है, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की खोलनी है। और इस बारे में हर कोई जानता है, मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है। क्रिमिनल लॉ की तरफ आओ। अब क्रिमिनल लॉ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सवाल होता है एविडेंस का, बैराक खुलती है सीआरपीसी की। सवाल होता है बीएनएस का, बैराक खुलती है बीएनएसएस की। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, जब कभी भी आपको कोई एक्शन के बारे में बताया जाए, जब कभी भी आपको किसी अपराध के बारे में बताया जाए, किसी क्रिमिनल एक्ट के बारे में, वो कुछ भी हो सकता है, वो इंटेंशन की बात हो सकती है, नॉलेज की बात हो सकती है, किसी ने कोई क्राइम किया उसके ऊपर वो क्राइम अप्लाई नहीं हुआ, तो जब कभी भी कोई ऑफेंस से जुड़ी हुई बात होगी, चाहे कीवर्ड्स क्या है, रॉन्गफुल एक्ट या फिर वर्ड्स टेक्स, किल्स, हर्ट्स, डिसऑनेस्टी, कंसेंट, प्रॉपर्टी, डेथ, इंजुरी, ये वो कीवर्ड्स हैं। जब कभी भी ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में आपका सही बैराक होगी बीएनएस और आईपीसी की बैराक। इसके बाद अगर कभी भी बात प्रोसीजर की करी जाए, अब प्रोसीजर जो है 2 डायरेक्शन में जाता है, एक सीपीसी का प्रोसीजर अलग होता है, बीएनएसएस का प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन सिविल साइड का प्रोसीजर अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी बात करी जाए अरेस्ट, वारंट, इन्वेस्टिगेशन, बेल, चार्ज, ट्रायल, कॉग्नाइजेंस, यानी कि कभी भी कोई सवाल पढ़ो, ये कीवर्ड्स तो तुम्हारे पास है, कभी भी किसी क्राइम के होने की बात हो रही है, क्राइम के होने से पहले की कोई बात का डिस्कशन है, हमेशा क्या होगा, हमेशा सही जवाब होगा सर बीएनएस। अगर क्राइम के होने के बाद सरकारी एक्शन की बात हो रही है कि इसका अरेस्ट कैसे किया जाए, इस मामले का कॉग्नाइजेंस कौन लेगा, ट्रायल कौन करेगा, प्ली बार्गेनिंग, मान लो तुमसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछा कि एक अक्यूज्ड है, एक विक्टिम है, इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा, हमेशा बैराक किसकी खुलेगी, बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी की। और जब कभी भी बात होगी, वैसे तो एआईबी में बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं आते, यही टर्म्स बार बार रिपीट होते हैं, एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, एविडेंस, प्रिजम्पशन, बर्डन। तो ये जो प्रिजम्पशन है, बर्डन है, एविडेंस है, डाइंग डिक्लेरेशन है, एग्जामिनेशन इन चीफ है, ये सारी की सारी चीजें रिलेट होती हैं एविडेंस एक्ट से। अब आते हैं अगले पेज पे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को सीपीसी में कि सीपीसी में कैसे फिगर आउट करें। देखो सीपीसी हमेशा सिविल साइड की बात करता है। अगर आपके पास एक डिफरेंस नहीं है आपके दिमाग में क्लियर कि सिविल साइड और क्रिमिनल साइड लॉ की किसके बारे में बात करती है, यूट्यूब में कई 100 वीडियोस पड़े होंगे, कोई 5 मिनट का वीडियो देख के क्लियर कर लो कि क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ से कैसे अलग होता है, बस तुम्हारा वो डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी कोई सिविल प्रोसेस के बारे में बात हो, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो क्वेश्चन में बार बार आते हैं, सूट, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट, एग्जीक्यूशन, रेस जुडिकाटा, ध्यान रखना जजमेंट सीआरपीसी में भी आता है। यहां पे तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन में दूसरे पॉइंट से, तो हमेशा तुम्हें सीपीसी की तरफ जाना है अगर इनके अलावा बाकी कोई टर्म आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और कमर्शियल लॉ के बारे में भी हम जानते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कब खोलना है, जब कभी भी हमारे पास सीधे कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ब्रीच, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट आता है। लेकिन ध्यान रखना जैसे ही कोई चेक, प्रॉमिसरी नोट, किसी भी चेक बाउंस के बारे में बात होती है, सेक्शन 138 को कोट किया जाता है, हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बैराक खुलेगी, क्योंकि वहां पे हर बार सवाल जो है वो पूछा जाता है चेक बाउंस से ही, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी वही है। इसके बाद आ जाते हैं फैमिली लॉ पे। ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि सर फैमिली लॉ की बात होगी तो मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, ये सारी की सारी चीजें वहां दी हुई है। मेंटेनेंस जो है, इस बात को ध्यान रखना कि वो बीएनएसएस की बैराक में भी मिल जाएगा 144 में। तो मेंटेनेंस का कुछ प्रावधान आपको, कुछ केस लॉज और प्रावधान 144 बीएनएसएस और सीआरपीसी के 125 में भी मिलेंगे।
लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपना लॉ अप्लाई करना है। तो यहां पे मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। और प्रोफेशनल एथिक्स हम सबको पता है कि बार काउंसिल एक्सेट्रा जैसे टर्म जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स को बिलोंग करते हैं। चलिए सर, ये तो बात हुई बेयर एक्ट को खोलने की। कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है बेयर एक्ट ट्रिक्स को लेकर, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, अब हम आपको एक और बहुत ही बड़ा महारत हथियार देते हैं, और ये अगर आपने समझ लिया तो आपके तुक्का लगाने का एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाएगा। ध्यान से समझो। जब कभी भी आप डाउट में हो कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, मान के चलो 4 ऑप्शन है, चारों के चारों तुम्हें सही लग रहे हैं, तुम बहुत डाउटफुल हो, तो ऐसे समय में हमेशा जो नैरो कॉन्सेप्ट होगा ना, हमेशा उसको चूज करना। लॉ हमेशा बहुत प्रिसाइज होता है, कभी भी वाइडर टर्म की तरफ मत जाना। जैसे कि मान के चलो कि आपके पास एक एग्जांपल है, डिफेमेशन क्या है। अब आपको नहीं पता चल रहा डिफेमेशन क्या है, तो क्या डिफेमेशन जो है वो आपका रेपुटेशन को है हर्ट पहुंचाता है या फीलिंग्स को हर्ट पहुंचाता है? तो रेपुटेशन ज्यादा कोर टर्म है, आपसे जुड़ा हुआ है। फीलिंग्स एक ज्यादा वाइडर टर्म है, तो हमेशा आप रेपुटेशन को चूज करेंगे। ये बहुत ही वेग एग्जांपल था, आप चाहें तो उसके काफी प्रिसीजन एग्जांपल्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये बात पता चलेगी कि जब कभी भी तुक्का लगाने की नौबत आए तो हमेशा बहुत सारे प्रिंसिपल्स उसमें अप्लाई होते हैं, लेकिन जो नैरोवर कॉन्सेप्ट होता है एमसीक्यू में मोस्टली वो सही बैठ जाता है। और इसीलिए लॉ हमेशा बहुत प्रिसीजन के साथ बात करता है, वेग बातें नहीं करता, अम्ब्रेला टर्म्स के बारे में बात नहीं करता। तो कोशिश ये करिएगा कि आप नैरो लॉ टर्म को चूज करें। चलिए बात है हमारे अगले बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है वर्ड डायरेक्शन ट्रिक। यानी कि अगर आपको कभी ये समझ नहीं आ रहा है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगर सवाल की शुरुआत ऐसे हो रही है तो इसका मतलब वो आपसे कोई फैक्ट पिक करने को कह रहा है। अगर कभी भी सवाल की शुरुआत हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यानी कि वो आपसे लॉ का एक्सेप्शन पूछ रहा है। अगर कभी भी सवाल की शुरुआत हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल, इसका मतलब वो आपसे कोई मैंडेटरी वर्डिंग ढूंढ रहा है। ऑप्शन में उस शब्द को ढूंढो जो कि मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस या मैंडेटरी टोन में बात कर रहा है, कंपलसरी टोन के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग में, अगर आपके सवाल में मे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक डिस्क्रिशनरी वर्डिंग है, यानी कि उस ऑप्शन को ढूंढो जिसके अंदर एक अथॉरिटी की पावर हो सामने वाले व्यक्ति पे कि वो खुद तय कर सकता है कि उसको कुछ करना है या नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जो पहली बार बेयर एक्ट्स में डील कर रहे हैं। जैसे उनको कोई क्वेश्चन दिखता है ना, वो सीधे सेक्शंस को ढूंढना शुरू करते हैं। ध्यान रखना, मैपिंग हमेशा चैप्टर से होती है। आपको हमेशा इस बात को समझना है कि अगर आपको सही समय पे, मैं ये मान के चलता हूं कि एआईबी में सही जवाब देने का आपके पास जो एक्चुअल टाइम होता है ना, वो होता है 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर आपको जवाब देना है पर क्वेश्चन। अब ये 2 मिनट बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एमसीक्यूज में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेरा कहा मानिए, आप हमेशा चैप्टर के साथ सर्च करिए या पार्ट के साथ सर्च करिए, सेक्शंस के साथ नहीं। अगर आप कभी भी किसी क्वेश्चन में मनूवर कर रहे हैं तो हमेशा फोकस करिए कि आपको चैप्टर टू चैप्टर जंप करना है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हमें और क्या क्या देखना है सर? हमें उसके साथ ही साथ देखना है कि सर जस्ट लोकेशंस को याद रखिए, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि सर आपका कौन सा ऑफेंस कौन से पार्ट में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी बात कर रहे हैं एफआईआर की, तो आपको यह बात 110% पता होना चाहिए कि एफआईआर का एक बीएनएसएस में अगला चैप्टर है जो कि इंडेक्स में एफआईआर नहीं लिखा हुआ, उसका नाम है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको नहीं ढूंढ पाएंगे अगर आप वहां जाके सोचें कि हम वहां जाके देख लेंगे। सिमिलरली अगर आप बीएनएस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी अलग है, जनरल एक्सेप्शन अलग है। अगर आप जनरल एक्सेप्शन का सवाल किए, अब अगर आपसे रैंडमली पूछ लिया गया कि कौन से सेक्शन में ऑफ द बीएनएस में लिखा हुआ है कि सर हमारे यहां पे जो बच्चा है वो 7 साल से नीचे का है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा अगर उसने कुछ किया, तो अगर आपको नहीं पता तो आपको हर एक सेक्शन ऑप्शन का जाना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए आपके दिमाग में चैप्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए और जवाब भी हमेशा चैप्टर्स के थ्रू ही ढूंढिए। ये कुछ बेसिक रैंडम टिप्स थी जो शायद आपको कहीं किसी एग्जाम में क्लिक कर जाएं और आपके एआईबी के एग्जाम को सक्सेसफुल बना दें। मेरा टारगेट ये है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर टिप और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए शायद वो जो 2, 4, 5 क्वेश्चन से लोगों का एआईबी रह जाता है, वो जो कट ऑफ मिस होता है वो शायद ना हो, क्योंकि ये 2, 4, 5 क्वेश्चन ही आप जो सही कर लेंगे ना, आप शायद अपने आप को और आगे पुश कर लें और अपने कट ऑफ से आगे बढ़ जाएं। तो फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी से बिल्कुल लेना मत भूलिएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप एक जुडिशरी के लर्नर है या एआईबी के बाद आपका प्लान है लॉ में कुछ बड़ा करने का या लॉ की सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करने का, तो उस सिचुएशन में आप 18,999 में इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ऑफर आज रात को ही खत्म हो रहा है। तो आज रात तक का ये ऑफर है जहां आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं सर, अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जजशिप की जर्नी को आगे बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ ही साथ हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं एआईबी का मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 27 नवंबर सुबह 11 बजे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना मत भूलना। और इसको ज्वाइन करके आप अपने एआईबी के अटेम्प्ट को और अच्छे से इंश्योर कर पाएंगे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी बैरिस्टर बैच भी अभी भी अवेलेबल है आपके लिए 999 में, तो इसको भी ज्वाइन करके आप अपनी फाइनल जो प्रिपरेशन है उसको 4 चांद लगा सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।